उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रसून। उत्तराखंड कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचारियों और अनैतिक कार्य करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्रिमंडल द्वारा कोई फैसला न लेने पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, इस पर फैसला 19 अक्टूबर को कोर्ट में होगा। कोर्ट इस निर्णय के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति का इंतजार कर रही है। धामी सरकार को 8 अक्टूबर तक इस मामले में कोर्ट को अवगत कराना था कि इस मामले में मंत्रिमंडल की राय क्या है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा इस बात को लेकर आवाज उठाती रही है। मंत्री गणेश जोशी के मामले में मंत्रिमंडल द्वारा अभी तक कोई फैसला न लेने से सब जाहिर होता है कि भाजपा सरकार और भाजपा बलात्कारी, व्यभिचारियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने और उनको पुष्पित और पल्लवित करने का काम करती है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता सतीश कोठारी मौजूद हैं देहरादून से। सतीश जी, क्या अपडेट है? देखिए, मैं बात करूं ये भाजपा की, तो भाजपा के नेता, वरिष्ठ नेता हैं गणेश जोशी, जो इस समय कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री, उनके खिलाफ जो है एक आय से अधिक संपत्ति का मामला आया था और आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनको सरकार को नोटिस दिया गया था कि इनके लिए जांच करने के आदेश दिए जाएं और इनकी कितनी संपत्ति है, क्या है और कहां से संपत्ति आई है, इसकी विस्तृत जानकारी हमें चाहिए। लेकिन सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने जो है न कि बल्कि जांच के आदेश देने के बजाय अभी तक कोई मंथन नहीं किया। उसको लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है कि उत्तराखंड सरकार जो है लगातार घेर रही है उत्तराखंड सरकार गणेश जोशी के मामले में, कि लगातार जो है इस तरीके के कैबिनेट मंत्री होंगे जिनको जांच से बचाया जाएगा तो प्रदेश में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, इस तरीके से आय से अधिक जो संपत्ति है इनकी, कैसे इनकी जांच होगी। ये लगातार जो है कांग्रेस जो है इस मामले को उठा रही है। इस पे गरिमा मेहरा दसोनी है मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि लगातार सरकार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती तो है लेकिन है नहीं, लगातार भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देती है और इस तरीके की अगर प्रदेश में सरकार चलेगी तो भ्रष्टाचारी कहां से खत्म होंगे। लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी सरकार, ना कि बल्कि भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाली सरकार आज कहां गई वो धामी सरकार। जी सतीश कोठारी जी, इस मामले में एक चीज और निकल के सामने आ रही है कि इस मामले को जानबूझ के उत्तराखंड बीजेपी के कुछ नेता भी हवा दे रहे हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? इस तरीके से सब ये, क्योंकि ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इस तरीके के मामले में हर कोई जो है जो भाजपा के अन्य नेता हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं और लगातार जो इस तरीके के मामले जब आते हैं तो आपसी के नेता भी इस तरीके की बात करते हैं कि क्यों ये काम हुआ। और हकीकत है, क्योंकि सरकार का काम इस समय ये था कि अगर भ्रष्टाचार में अगर आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला आ रहा है तो इस पे जरूर जांच करवानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे सरकार ऑलरेडी जनता के घेरे में है, विपक्ष के घेरे में है। तो इस तरीके की, और वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आपने कुछ दिन पहले का बयान सुना होगा कि अगर मेरे पास इस तरीके के कोई बयान आते हैं और मेरे पे कोई इस तरीके के आरोप लगते हैं तो मेरे को जो है पदोन्नति होती है, मेरी तरक्की होती है, मेरे को जो है जो मेरी बेटी की ये जो संपत्ति है मेरी बेटी की है, दामाद की है, लेकिन जब आरोप लग रहे हैं तो हो सकता है मेरा कुछ और अच्छा होने वाला हो। जब इस तरह की मानसिकता रहेगी तो देश प्रदेश कहां जाएगा, यह सोचने की बात है और बीजेपी के लिए भी यह मंथन की बात है। सतीश कोठारी जी, आपको इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में भू कानून का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से भूमि की खरीद और उसके उपयोग पर शासन के स्तर पर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी कर सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को नगर निकाय क्षेत्रों से बाहर एक ही परिवार के सदस्यों के 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीदने और इस जमीन का अन्य प्रयोजन में उपयोग के प्रकरणों की रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से देने को कहा है।
इसी प्रकार अनुमति लेकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि की खरीद के प्रावधानों के उल्लंघन की रिपोर्ट शासन ने मांगी है। यह रिपोर्ट राजस्व परिषद के माध्यम से शासन को उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में 7 अक्टूबर को सभी जिलाधिकारियों, दोनों मंडलायुक्तों के साथ ही राजस्व परिषद आयुक्त और सचिव को आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्तमान भू कानून के प्रावधानों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि राजस्व सचिव को जांच कर ऐसे प्रकरणों में भूमि को सरकार में निहित करने का आदेश दिया। भू कानून में भी यह प्रावधान है कि भूमि का उपयोग गलत प्रकार से होने की स्थिति में उसे सरकार में निहित किया जा सके, यानी सरकार उस पर अधिग्रहण कर सकती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगेश सेमवाल। योगेश सेमवाल, आखिर यह पूरा मामला विवाद में क्यों आया और क्या उसका निपटारा हो रहा है? योगेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। तो यह पूरा मुद्दा आखिर विवादों में क्यों आया और अब शासन इस पे चेती है, तो इसके क्या परिणाम होंगे? योगेश के पास हमारी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि मनमाने ढंग से जो उस तरीके से उत्तराखंड में जमीनों की खरीद फरोख्त बढ़ी है और तमाम बाहरी लोगों के उत्तराखंड में आने की खबरें मिल रही हैं, उसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, जिसके कारण से सरकार को, यानी उत्तराखंड सरकार को, यह कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि बड़ी जमीनों की खरीद बाहरी लोग नहीं कर सकते हैं, 250 वर्ग मीटर की जमीन ही खरीद सकते हैं। जी, कलसी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत यमुना से लगती टॉन्स और अमलावा नदी में अवैध खनन की शिकायत मिलने पर तहसील प्रशासन की टीम ने अवैध खनन के मामले में कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्राली को, 1 पिकअप वाहन को सीज कर दिया। तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में दहशत का माहौल है। इस संबंध में तहसीलदार कलसी चमन सिंह ने बताया कि अवैध खनन को लेकर कुछ दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में कार्रवाई की गई। कलसी तहसीलदार ने कहा कि तहसील प्रशासन अवैध खनन पर अंकुश लगाने को लेकर प्रतिबद्ध है, आगे भी अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है मनीष उपाध्याय। मनीष उपाध्याय जी, क्या अपडेट है? मनीष उपाध्याय, हमारी आवाज आ रही है? जी मनीष जी, आखिर क्यों इस तरह की कार्रवाई की नौबत आई? इसमें शासन प्रशासन की मिली भगत है या बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी मिली भगत है कि क्या, कैसे पूरा विवाद बढ़ा? जी बताना चाहूंगा, यहाँ पर काफी लंबे समय से शिकायतें जो है तहसील प्रशासन को मिल रही थी। यहाँ पर मिली भगत से तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो यहाँ के खनन माफिया है वह दिन रात, दिन के उजाले में भी और रात को भी यहाँ पर खनन करते हैं और अवैध खनन कर पिस्तौल कौशल तक और अन्य जगह पर जो है सामग्री को पहुंचाते हैं, जिससे राजस्व को लाखों रुपए का जो है, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है यहाँ पर। जिसके चलते तहसील प्रशासन, तहसीलदार कालसी चमन सिंह के द्वारा मौके पर जाकर जो है यहाँ पर 1 पिकअप और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया है। चलिए, अगर सील किया गया है तो ये बात तो तय है कि ये काफी लंबे समय से इस तरह की खनन हो रहे थे। क्या जिला प्रशासन, जिसमें डीएम, एडीएम, एसडीएम होते हैं, इन लोगों की नजर में पहली बार घटना आई है कि ये लगातार कार्रवाई होती रही है बिना ऊपरी मौन सहमत की? इस तरह की खनन को अंजाम नहीं दिया जा सकता। मनीष जी, यहाँ पर पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन कार्रवाई होने के बावजूद अधिकारी दिन में अगर जो ड्यूटी करते हैं, रात के समय में जो है खनन माफिया उसका फायदा उठाकर, रात को अधिकारी समय पर ड्यूटी पर नहीं रहते, रात के समय छुट्टी के बाद में खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं, जिसके बाद जो है यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिलती भी है, लेकिन ये लोग नहीं मानते यहाँ पर खनन माफिया। जिसके बाद इतने हौसले बुलंद हो गए हैं इन लोगों के कि यह अब दिन के उजाले में भी
जो है खनन की लगातार चोरी कर रहे हैं, जिस पर एक प्रशासन के द्वारा बड़ा एक्शन यहाँ पर किया गया है। चलिए, अब उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के खनन को रोका जा सके। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। 1 अक्टूबर से उत्तराखंड के सभी माल वाहक वाहन और सवारी वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर फिटनेस जांच होना अनिवार्य अब नहीं रहा है। दरअसल प्रदेश में 12 में से अभी तक केवल 4 फिटनेस सेंटर बनने की वजह से मैनुअल रूप से ही वाहनों की फिटनेस की जांच करना जारी रहेगा, जिसे लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा है कि किसी भी वाहन स्वामी को लंबे सफर के बाद फिटनेस टेस्ट न कराना पड़े, इसके लिए हमने विचार किया कि हम सभी जनपदों में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने में देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर शुरू हो जाएंगे, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में 3 ATS का अभी भी निर्माण चल रहा है। इस मुद्दे पर हमारे साथ सतीश कोठारी जी मौजूद हैं। सतीश कोठारी जी, अभी तक की क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से हर महीने या हर 3 महीने में गाड़ियों की फिटनेस करवानी होती थी, तो उसको इसलिए अभी फिलहाल रोक लगा रखी है कि फिलहाल अभी ऑटोमेटिक सिस्टम खोले जाएंगे और ऑटोमेटिक फिटनेस सिस्टम खोलने के बाद ही सारी फिटनेस की जाएगी। जिस तरीके से परिवहन आयुक्त ने कहा कि अभी जो है वो वाहन स्वामियों को लंबे सफर के लिए जो है दिक्कतें होती थी और इस तरीके के जो मामले आते थे, तो इसको लेकर अब जो है ऑटोमेटिक फिटनेस सिस्टम लगाए जाएंगे और उसके बाद जो है ही जो फिटनेस की कार्रवाई होगी वो शुरू की जाएगी। जी सतीश जी, अक्सर देखा गया है कि मैनुअल फिटनेस के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, भ्रष्टाचार होता है, लेकिन गाड़ी की हाल वैसे ही खस्ता हाल गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी सनत कुमार सिंह ने कुछ बयान दिया है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से ये कहा गया है कि अब ऑटोमेटिक लगेंगे, तो ये उनका ये मुख्य कारण यही है कि जो ये भ्रष्टाचार है, जो इस तरीके की फिटनेस के नाम पे एक सर्टिफिकेट दे दिया और हो गई जी फिटनेस, तो इसको जो बढ़ावा न मिले, ये जो भ्रष्टाचार है इसको कम किया जाए, इसको लेकर ऑटोमेटिक फिटनेस सिस्टम किया जाए, जिससे कि ऑटोमेटिक हिसाब से फिटनेस हो और उसके बाद ही सर्टिफिकेट मिले। क्योंकि जिस तरीके ऑनलाइन प्रक्रिया जो होगी वो ये हिसाब होगा, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, जो ऑनलाइन करवाएगा, वही फिटनेस में पास होगा। क्योंकि ये जो मैनुअली आज तक होता रहा, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात थी, तो इसलिए अब जो है ऑटोमेटिक सिस्टम किया जाएगा। चलिए ठीक है सतीश कोठारी जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में पिछले दिनों से लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद अब थुक जिहाद के भी कई मामले सामने आए हैं। इन मामलों को देखकर हिंदूवादी संगठन अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की शासन से मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। गजवाए हिंद का सपना देखने वालों का सपना कभी साकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों देहरादून के रेलवे स्टेशन पर पथराव की घटना हुई। इसमें पुलिस ने दोनों धर्मों के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। देहरादून में नान रोटी पर थूकने का मामला सामने आया। मसूरी में चाय में थूकने का मामला आया। लैंड जिहाद और लव जिहाद के तमाम मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में हिंदूवादी संगठन अब चुप नहीं बैठेंगे और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आगे आएंगे और शासन को अगर कोई कार्य नहीं करना इस मामले में तो कानून अपने हाथ में लेना होगा। उन्होंने प्रशासन से भी मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई, जिसके दौरान कोटपा अधिनियम और तंबाकू निषेध अधिनियम के साथ साथ जनपद में तंबाकू विक्रेता लाइसेंसिंग व्यवस्था को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बात पर सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि हमारी जिला स्तरीय समिति शहर में निरीक्षण कर तंबाकू विक्रेताओं को मानकों के आधार पर बिक्री करने पर नजर रखेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने ऋषिकेश और मसूरी में विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं,
जिसमें सभी तंबाकू विक्रेताओं को नगर निगम और नगर पालिका से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। रुड़की के वार्ड नंबर 4 खंजरपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन करने रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा पहुंचे। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर कैंप के संयोजक फोनिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन चेरव जैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि यह उनके द्वारा लगाया गया तीसरा कैंप है। उन्होंने प्रण लिया है कि रुड़की के 40 वार्ड में वह इस तरह के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि खंजरपुर में जैसे ही कैंप लगाया गया वैसे ही खंजरपुर के स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़कर अपने स्वास्थ्य की जांच, खून की जांच और दवाइयां लेने का काम किया। मौके पर मौजूद रहे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की आशीष मिश्रा ने बताया कि समाज सेवी चेरव जैन ने कैंप आयोजित किया है और जो एक सराहनीय कार्य है और हर व्यक्ति को इस कैंप में हिस्सा लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य की पूरी जांच निःशुल्क करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन, लंबा जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति को जीवन में स्वस्थ रहना ही चाहिए। रुड़की कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आदर्श नगर में स्थित एक घर से करीब 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और 50,000 रुपए की नकदी चोरी करने वाले गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र निवासी 2 अभियुक्त बाप और बेटे को रुड़की बांदा रोड से गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की गई ज्वेलरी और घटना में इस्तेमाल एक कार और अन्य सामान बरामद किया। बता दें कि 2 अक्टूबर को आदर्श नगर निवासी महावीर सिंह ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि उनके घर पर अज्ञात चोरों ने लगभग 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और 50,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने बाप और एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से चोरी की गई ज्वेलरी, घटना में इस्तेमाल एक कार और अन्य सामान बरामद कर लिया। हालांकि दूसरा बेटा अभी भी फरार चल रहा है। और नवमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर जगह जगह दशहरे के उत्सव के लिए रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। इस बार ऐसा सहयोग बन रहा है कि दुर्गा अष्टमी और रामनवमी एक साथ मनाई जा रही है। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं घर घर आज कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लोग प्राप्त कर रहे हैं। आज सुबह से ही कन्याओं की टोलियां घर घर जा रही हैं और भोजन ग्रहण कर अपने लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। हमारे साथ संवाददाता सतीश कोठारी मौजूद हैं। क्या लग रहा है, क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से पूरे आयोजन को कार्य रूप दिया जा रहा है? सतीश जी, देखिए, जिस तरीके से रामनवमी और दशहरे का त्योहार जो है उत्तराखंड में देवभूमि है और देश नहीं पर पूरे देश प्रदेश में रामनवमी और का त्योहार मनाया जा रहा है, उसी को लेकर आज जगह जगह घर घर में कन्या पूजन किया जा रहा है। जगह जगह जो है रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। चाहे मैं मंदिरों की बात करूं, चाहे मैं घरों की बात करूं, सभी लोग अपने घर में कन्या पूजन का कार्य कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं कन्याओं का। जिस तरीके से प्रदेश में आज रामनवमी का त्योहार जो है, सबसे बड़ी बात है कि आज रामनवमी दोनों एक दिन मनाई जा रही है, वो रामनवमी और अष्टमी, तो उसको लेकर काफी उत्साह जिस तरीके से, और आज इतना उत्साह देखा जा रहा है लोगों में कि कन्याएं आज जो जिस तरीके से आज कन्याओं का आज पता लग रहा है कन्याओं का महत्व क्या है। जो जबकि कन्याएं बहुत जगह जगह मिलती थी, लेकिन ये है कि आज कन्याएं नहीं है और इस तरीके से आज पता लगता है कि कन्याओं का महत्व क्या होता है और किस तरीके से जो है कन्याओं को जो लोग भूल में मान लेते हैं, तो उनका महत्व आज देखने को मिल रहा है। जगह जगह जो है लोग भंडारे लगा रहे हैं, जगह मंदिरों में प्रसाद वितरण हो रहा है और कन्याओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। जी चलिए, इस जानकारी के लिए सतीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज नवरात्र और दुर्गा अष्टमी का दिन है। आज नवरात्र, दुर्गा अष्टमी और नवमी का दिन है, जिसको लेकर मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पछवादून के धूलकोट में डॉट काली माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। आज मंदिर में भक्तजन मंदिर में पहुंचकर मनोकामनाएं मांगते नजर आ रहे हैं।
दशहरा पर्व को देखते हुए राजधानी देहरादून में अग्निशमन विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने बताया कि बिना प्रशासन की अनुमति के कहीं भी रावण के पुतले का दहन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जहां जहां इस तरह के आयोजन होते हैं उसके लिए जिला अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद ही वहां रावण दहन होगा। इसके अलावा पुतला दहन से पहले कई तरह के सुझाव भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां जहां भी ज्यादा भीड़ की संभावना है वहां पहले से ही फायर टेंडरों को नियुक्त कर दिया जाएगा। श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट गुरुवार को अपराह्न 1 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के दौरान सैकड़ों सिख श्रद्धालुओं का जत्था अंतिम अरदास के साक्षी रहे। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह से ही आरंभ हो गई थी। गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि सुबह 10 बजे सुखमणि साहिब पाठ और शबद कीर्तन के बाद साल की अंतिम अरदास और गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा पढ़ने के बाद पंच प्यारों और सेना के इंजीनियर कोर्ट की बैंड की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को सतखंड लाया गया। इसके बाद दोपहर 1 बजे गुरुद्वारा के कपाट बंद किए गए। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा यात्रा को सुखमय और शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग देकर सफल बनाने के लिए सभी संगतों, शासन, प्रशासन और स्थानीय लोगों का आभार प्रकट किया। हेमकुंड साहिब की यात्रा इस वर्ष 25 मई को प्रारंभ हुई। इस वर्ष 1.84 लाख श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। इसके साथ ही हिंदुओं की पवित्र स्थल लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।